मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों आज के हम लोग नए वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का चैप्टर 13 ऑफ इन्वायरमेंट। और इस चैप्टर में हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड अलग अलग चीजों को जानेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी ने अलग अलग तरीकों से इन्वायरमेंट के बारे में कभी टेलीविजन से, कभी न्यूज़पेपर से और अगल बगल लोगों के द्वारा कभी सुना है। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ग्लोबल समिट्स होते हैं। वो समिट्स इसी इन्वायरमेंटल इशू के ऊपर बेस्ड होते हैं जो इन इशू को सॉल्व करने के लिए होता है। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग हमारे जो इन्वायरमेंट होते हैं जिसमें अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है ना, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर, इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो अपना पहला टॉपिक है जिसका नाम है इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल दी ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस है ना, साथ में ह्यूमंस भी, ये सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और नेचर में एक बैलेंस बनाए हुए रखते हैं है ना। ये इकोसिस्टम है, नेचर को मेंटेन करते हैं, नेचर को बैलेंस करते हैं। इसमें होते क्या है कि जितने भी जीव होते हैं ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स है ना, ये सब जो भी जिस एरिया में रहते हैं वो एक सीक्वेंस से बंधे हुए होते हैं इन्वायरमेंट में, और इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब जितने भी ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन ए एरिया, किसी एरिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट के साथ। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी ए बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करेंगे ए बायोटिक कंपोनेंट के साथ इन्वायरमेंट में। और ये क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। ये क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। यानी सिंपल सा बात ये हुआ कि नेचर में, सिंपल सी बात ये कि नेचर में दो टाइप कंपोनेंट्स हो गए, एक हो गए बायोटिक कंपोनेंट्स और एक हो गए ए बायोटिक कंपोनेंट्स। तो जब बायोटिक कंपोनेंट्स और ए बायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और सर्वाइवल के चांस को इंक्रीज करते हैं किसी भी एक इन्वायरमेंट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो होता क्या है कि जब हम लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एक टर्म आएगा फूड चेन। और फूड चेन जो है जिसमें जैसे कि टेम्परेचर है ना, एटमॉस्फेयर, वाटर, ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। अब बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि प्लांट, तो प्लांट जो है इन सभी चीजों से भोजन लेता है, एबायोटिक कंपोनेंट से फिर उससे एनर्जी बनाता है। वो उस एनर्जी का सेवन फिर उस फूड चेन के अगले लेवल यानी जैसे डियर या और भी कई सारे जीव होंगे वो उसको कंज्यूम करेंगे, फिर उनको दूसरे जीव कंज्यूम करेंगे। जब ये सभी मरेंगे तो इनको डिकम्पोज कर जाएगा डिकम्पोजर्स। तो ये एक फूड चेन बना है एक नेचर में जो नेचर को बैलेंस करके रखता है, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं। और ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और जीवों के जो जीवन है उसको बैलेंस करके रखता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इकोसिस्टम कहलाता है। तो अभी जो है ना, अभी हम लोग जानेंगे जो इकोसिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर खुद बनाता है हमारे इन्वायरमेंट में, और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो इंसान बनाता है अपने हिसाब से। जैसे कि गार्डन में जितने भी गार्डनर्स होते हैं वो है ना गार्डनिंग करते हैं है ना, जितने भी ह्यूमंस जो अपना खेती करते हैं वो सब है ना, ये सब। अब जैसे फॉर एग्जांपल है कि हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, मैनमेड इकोसिस्टम का, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का जो कुछ इस प्रकार से मैं आपको अभी समझा रहा हूं। तो एक्टिविटी है 13.1 और इस एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे कि सपोज कि जो कोई एक बंदा है ना, चाहे कोई बंदी है जिसने एक एक्वेरियम खरीदा, चाहे एक्वेरियम लाया, उसने उसमें क्या क्या डाला, उसमें उसने मछलियां डाली है ना, उनके लिए एक फ्री स्पेस में कुछ बहुत बड़ा एक्वेरियम फ्री स्पेस, उसमें कुछ फिश डाले उनके लिए, कुछ है ना अट्रैक्टिव सा थिंग उसमें डाला कि मछली लोग उसमें जाकर छुप सके है ना। उसमें उसने एक ऑक्सीजन पंप एरेटर लगाया जो पानी में ऑक्सीजन को देते रहेगा। ठीक है, फिर उसमें कुछ एल्गीस लगाया उसने, फिर कुछ और मछलियां रखी है ना। तो ये सब जो है जिसमें उस एल्गीस को कुछ छोटी मछलियां खाएंगी, उन छोटी मछलियों कुछ बड़ी मछलियां खाएंगी। तो एक सीक्वेंस में बना हुआ है जिसमें एक जीव जो है किसी दूसरे जीव पर डिपेंड है। तो ये क्या एक ऐसा इकोसिस्टम है ना जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये मैनमेड जो इंसानों द्वारा बनाया गया, कुछ नेचर द्वारा भी, जैसे कोई नदी तालाब उसमें कोई
एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कुछ छोटे छोटे मछलियां खाती हैं, फिर उनको बड़ी मछलियां खाती हैं। जब ये सभी मर जाते हैं तो डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज कर देते हैं, है ना। तो ये सब जितना भी चीज है ये सब नेचर में, अच्छा नेचर इसको डिसाइड करता है। ह्यूमंस भी अगर अपने हिसाब से अगर कोई इकोसिस्टम बना रहे हैं तो उसमें भी वो उसी प्रोसेस से चलते रहता है, लेकिन उसका एक कंडीशन ये है कि ह्यूमंस उसको देखभाल करना रहेगा, नहीं तो वो जीव मर जाएगा। अगर बाय चांस अगर उस आदमी ने अगर वो एक्वेरियम बनाया, अगर उसमें उसने ऑक्सीजन पंप एरेटर नहीं लगा रहा था तो पानी में ऑक्सीजन जाता नहीं, जब पानी में ऑक्सीजन नहीं जाता तो मछलियां मर जाती, पानी वो साफ नहीं करता तो मछलियां मर जाएंगी। तो ये सब चीजें, ये सब का भी अगर ह्यूमन इकोसिस्टम है तो उसमें इस सब चीज का ध्यान देना पड़ता, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम लोग जब फूड चेन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है। तो जो प्रोड्यूसर्स उन जीवों को कहा जाता है जो सबसे पहले एनर्जी को बनाते हैं, एनर्जी को फॉर्म करते हैं, जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो जैसे कि प्लांट्स है ना, ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उनको उन एनर्जी को कोई दूसरा जीव कंज्यूम करता है और उनसे जीवन यापन करता है। फिर जब कंज्यूमर की बात करते हैं तो जो कंज्यूमर होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरा टर्शरी कंज्यूमर। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो सब हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब दे आर हर्बीवोर्स, मतलब वो सारे वेजिटेरियंस, है ना। जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो स्मॉल कार्निवोर होते हैं, यानी जो ऐसे जीव जो छोटे मोटे जीव जो मांस जो नॉनवेज का सेवन करते हैं। और तीसरा टर्शरी कंज्यूमर जिनको हम लोग बिग चाहे लार्ज कार्निवोर कहते हैं, जैसे कि कैट फैमिली के लायन एंड टाइगर, है ना, और वगैरह वगैरह कोई दूसरे जीव हो गए वो सब। चाहे इसमें ओमनीवोर भी आते हैं, हाँ आते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हम सब भी क्या है ओमनीवोर है, हम लोग भी टर्शरी कंज्यूमर में आते हैं क्योंकि वो लार्ज कार्निवोर है, ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब सुनिए, तो होता क्या है ना कि ये सब जितना भी हमने चीज अभी तक जाना है ना, ये सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सब के सब चीज जो है नेचर में डिसाइडेड होता है, ठीक है। जैसे नेचर में 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, है ना, उनको हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं, और वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन ना हो, सब अलग अलग हो, नाइट्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, सब चीज अलग अलग, तो हो गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ग्रीन प्लांट जो क्या करते हैं वो मतलब ग्रीन प्लांट जो क्या करते हैं ना वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को मतलब नेचर है लेते हैं नेचर के थ्रू। अभी जब हम लोग डिकम्पोजर्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि जो नेचर होता है, जो नेचर में जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जब कोई जीव मरता है तो वो उनको ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देता है, क्योंकि संसार में जितने भी जीव रहते हैं वो सभी ना सभी चीज ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बने हुए हैं। और जब वो जीव मरते हैं तो जब उनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं तो उनके बॉडी के ऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिवाइड करके अलग अलग कर देते हैं। तो जब वो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक हो गए, क्या बोला मैंने, जब वो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में हो गए तो वो नेचर में चले गए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो उसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्लांट्स क्या करते हैं, सारे ग्रीन प्लांट्स उन सभी चीजों को, है ना, वो लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू उनसे एनर्जी फूड बनाते हैं, ठीक है ना। फिर जब फूड बना दिए तो वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गया, और इसी ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूसर से अलग अलग जीव डायरेक्टली, ठीक है, नहीं तो इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हुआ, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जानेगा। सपोज कीजिए कोई एक फूड चेन है और उस फूड चेन में कोई एक जीव है, जैसे कि मान लीजिए कोई जीव नहीं, मान लीजिए कोई प्लांट है, तो पी से प्लांट, डी से डियर, फिर इस डियर को कौन खाएगा, लायन। अब समझिएगा होता क्या है कि प्लांट जो है वो क्या है, एक ऑटोट्रॉफ है जो अपना भोजन खुद से बनाता है, और ये प्रोड्यूसर है, पी से प्रोड्यूसर, पी से प्लांट। तो वो एनर्जी बनाया, ठीक है, उस एनर्जी को किसने कंज्यूम किया, उस एनर्जी को कंज्यूम किया डियर ने। तो डियर ने उस एनर्जी को प्लांट को डायरेक्टली खा करके लिया, तो उसे डायरेक्टली खाया। इसका मतलब जितने भी हर्बीवोर होते हैं वो प्लांट पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस में आते हैं। अब डियर को कौन खाएगा, लायन खाएगा। तो लायन किसको खा रहा है, डियर को, लेकिन डियर को भोजन किससे मिल रहा है, प्लांट से। तो अगर प्लांट नहीं रहेगा तो डियर नहीं रहेगा, अगर डियर नहीं रहेगा तो लायन नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है कि लायन को भी जिंदा रहने के लिए वो प्लांट पे इनडायरेक्टली डिपेंड है, क्योंकि प्लांट से भोजन डियर को मिल रहा है और डियर को खा करके उसको भोजन मिल रहा है, ठीक है।
तो ये सब जितने भी चीज हैं ये हमको बताते हैं कि इस संसार में जितने भी जीव है, चाहे वो हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो, ओमनिवोर है, उससे कोई मतलब नहीं है। उन्हीं में से कुछ जीव होंगे जो प्लांट पर डायरेक्टली डिपेंड होंगे और उन्हीं में से कुछ जीव होंगे जो प्लांट पे इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे। जैसे कार्निवोर क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंड है, और वैसे हर्बीवोर क्या है, डायरेक्टली डिपेंड है। ठीक है, तो इस चीज को हमको समझना था जो हमने यहाँ पे समझा है और इस चीज को जाना है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जितने भी अलग अलग जीव हैं वो प्लांट पर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे आपको एक सिचुएशन इमेजिन करने के लिए बोला जा रहा है। ये अगर मान लीजिए कि आपने फर्दर जो अबव में 13.1 में आपने जो एक्वेरियम बनाया था, ठीक है, आप उसको क्लीन ना करें तो क्या होगा। तो अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो कुछ मछलियां हैं वो मछलियां मर जाएं, है ना। सम फिशेस एंड प्लांट्स हैव डेड, कुछ मर जाएंगे, है ना। जब वो मरेंगे तो कुछ उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, उनको उनके डेड रिमेन्स को तोड़ेंगे, उनको उनके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को तोड़ करके हटा देंगे और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने आपको बताया सभी ऑर्गेनिज्म जीव किससे बना, ऑर्गेनिक मैटर से। जो मरते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं और उनके बॉडी को ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ है। इसको आप लोग अंडरलाइन करते चलिएगा, ठीक है। लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी कह रहा है आपको एक फूड चेन बनाना, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लांट डियर लाइन मैं सपोज करो कि मैं लिख दिया हूँ, आपने भर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से आप कोई दूसरा फूड चेन भी बना सकते हो, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है फूड चेन, है ना, एंड फूड वेब्स। तो समझिए, तो फूड चेन का भी डेफिनेशन जानते हैं। देखिए, ऑर्गेनिजम्स का वो सीरीज जिसमें अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स जो है ना एक सीक्वेंस से बंधे हुए होते हैं, एक सीक्वेंस में वो बंधे हुए होते हैं और उस सीक्वेंस में एक जीव जो है किसी दूसरे जीव पर डिपेंड होता है ना। जैसे कुछ इस प्रकार से आपके बुक में जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एक प्लांट है, उस प्लांट को डियर खा रहा है और डियर को एक टाइगर खा रहा है। तो दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक्वेटिक प्लांट है, चाहे कोई ग्रास है, उस ग्रास को ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को मेंढक यानी फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है और स्नेक को ईगल खा रहा है। तो ऑर्गेनिज्म जो है एक चेन में बंधे हुए हैं, उस चेन में सभी ऑर्गेनिज्म एक सीरीज वाइज एक अपने अपने एक लेवल पर है, एक बायोटिक लेवल पर है, जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव को खाते हुए नजर आ रहा है और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। तो जो जो पहला लेवल है उस लेवल पर ठीक है, अलग अलग जीव हैं। जो फर्स्ट लेवल है उसमें ऑटोट्रॉप्स है, प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। तो फूड चेन के अलग अलग लेवल को हम लोग ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। जैसे ये प्लांट वाला एक फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, डियर वाला सेकंड ट्रॉपिक लेवल, टाइगर वाला थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो ये जो लेवल्स हैं, जैसे कि पहला यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। दूसरा जो नेक्स्ट है जैसे कि हेटेरोट्रॉप्स जिन्हें हम लोग कंज्यूमर्स कहते हैं, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर है ना। और ये हर्बीवोर और ये जो कार्निवोर है ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर है, ठीक है। जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं उनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, ठीक है, जो सेकंड पर है। और उसके बाद जो है जैसे कि ये थर्ड वाले लेवल पर इनको हम लोग स्मॉल कार्निवोर्स बोलते हैं, ठीक है, जो थर्ड ये वाले, ठीक है, इनको हम लोग थर्ड कार्निवोर कहते हैं। और थर्ड के बाद जैसे कि फोर्थ और फिफ्थ इनको हम लोग लार्ज कार्निवोर चाहे जिनको हम लोग टर्शरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इतने सारे चीज यहाँ पे दिया गया है, यानी फर्स्ट वाले को हम लोग कहते हैं प्राइमरी ये प्रोड्यूसर्स, इसको प्राइमरी कंज्यूमर, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये थर्ड वाले लेवल जैसे कि ये है ना, चाहे ये थर्ड चाहे फोर्थ वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शरी कंज्यूमर, जो लार्ज कार्निवोर्स होते हैं। जो कुछ अपने इस प्रकार आपने समझ लिया। अब जरा से एक दो चीज हम लोग और जानते हैं। होता क्या है कि इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट में फूड चेन की जब प्रक्रिया होती है तो इसमें अलग अलग जीव अपना रोज के हिसाब से अपने अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू, है ना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। वहाँ पे आप लोग लाइफ प्रोसेस अपने 3 स्टेजेस पढ़ा होगा, जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी बनाते हैं। फिर उनको जो हेटरोट्रॉप्स है ना, जिसको हम लोग कंज्यूमर्स कहते हैं, वो सब सेवन करते हैं उनके एनर्जी को। जब वो सब मरते हैं, प्रोड्यूसर्स मरते हैं, हेटरोट्रॉप्स मरते हैं, तो डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज करते हैं और उनको उनके बॉडी के जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। और फिर उसी इनऑर्गेनिक मैटर को जो होता है सब एटमॉस्फेयर में, सॉइल में चला जाता है, फिर उसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल चलते रहता है, ठीक है। अब तो ये जितना भी इनऑर्गेनिक मैटर का जो न्यूट्रिएंट्स था, ये जितने भी चीज थे, सब एटमॉस्फेयर में, सॉइल में चले गए, जैसे कि सनलाइट में चले गए तो एटमॉस्फेयर में चले गए। तो उसी तरीके से जो प्लांट होता है वो सनलाइट के मात्र 1% एनर्जी का यूज करके अपने एनर्जी बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो एनर्जी, जब कोई जैसे प्लांट को डियर खाया, तो डियर खाया, तो अब मान लीजिए कि उस सनलाइट के 1% एनर्जी से प्लांट ने एनर्जी बनाया, ठीक है। अब बताइए, जब कोई जीव अपने बॉडी में एनर्जी बनाएगा तो उसको यूज भी तो करेगा। अगर प्लांट जो है अगर एनर्जी बना रहा है तो उस एनर्जी को प्लांट यूज भी तो करता होगा। और जब वो उस एनर्जी को यूज करता होगा तो अपने जैसे कि सेल डिवीजन करता होगा, अपने बॉडी में ग्रोथ करता होगा, है ना, फल फ्रूट को बियर करवाता होगा। जब वो अलग अलग फंक्शंस करता होगा तो उसमें उस एनर्जी खर्च भी तो होता होगा कि नहीं होता होगा? जरूर होता है। तो जब प्लांट्स उस एनर्जी को वो यूज करते हैं, उसको एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, तो अगर मान लो जितना एनर्जी बना तो उसके लिए वो एनर्जी 100% है, तो उस 100% एनर्जी का प्लांट्स 90% एनर्जी को यूज कर लेता है, उसको खत्म कर देता है। तो बचता कितना परसेंट एनर्जी है? मात्र 10%, है कि नहीं? तो वो जो 10% एनर्जी है, वो 10% एनर्जी आगे वाले स्टेप में वो जाता है, आगे वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उस जो कंज्यूमर्स है उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो प्लांट से वो एनर्जी आगे वाले लेवल पर गया, कंज्यूमर के पास गया, तो कंज्यूमर के लिए तो 100% एनर्जी है ना, है कि नहीं? अगर मान लीजिए डियर प्लांट को है, डियर को थोड़ी पता है कि प्लांट से उसके पास 10% ही एनर्जी आ रहा है, वो 10% एनर्जी डियर के लिए तो 100% है कि नहीं है? तो फिर डियर भी उस एनर्जी को यूज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। फिर डियर भी रिप्रोडक्शन करेगा, लोकोमोशन करेगा, अपने बॉडी में एक्सक्रीशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, बहुत सारे प्रोसेस करेगा। फिर उस प्रोसेस में भी डियर जो है उस 10% एनर्जी को अगर 100% एनर्जी माने तो उसका वो 90% एनर्जी खर्च कर देगा और बचेगा 10% एनर्जी। और वो 10% एनर्जी उसके आगे वाले जैसे कि लार्ज या स्मॉल कार्निवोर जो होंगे उनके बॉडी में जाएगा। फिर वो भी इस तरीके से अपना बॉडी के एनर्जी को यूज करके खत्म कर देंगे। फिर वो सबसे कम एनर्जी डिकम्पोजर्स के पास जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास जाएगा। फिर वो उस ऑर्गेनिक मैटर को जब वो मरेंगे तो उनको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेगा। अब इसको हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट ने एनर्जी बनाया, फिर उसको डियर खाया, डियर को लायन खाया, फिर यहाँ पे डिकम्पोजर होगा। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि डियर ने 1000 जूल एनर्जी बनाया, ठीक है, तो इसने इसका 90% यूज कर दिया, तो बचा 10% एनर्जी। तो ये 10% एनर्जी कहाँ जाएगा? आगे वाले लेवल पर। तो इसका 10% कितना होगा? 100, ठीक है। तो इसने 100 जूल को यूज किया, फिर इसका 10% 10 जूल, फिर इस 10 जूल का 10% कितना? 1 जूल। तो ये जो अलग अलग स्टेजेस है, इस स्टेजेस में ऑर्गेनिज्म जो है अपने एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इन सभी चीज़ों में जो जब हम लोग अलग अलग फॉर्म की जब बात करते हैं तो इस तरीके से फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हम इसे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी फूड चेन के सबसे लास्ट में अगर कोई जीव है, सबसे लास्ट ट्रॉफिक लेवल में कोई जीव है, तो उस ट्रॉफिक लेवल वाले जीव को सबसे कम एनर्जी हासिल होगा। और अगर कोई जीव अगर किसी फूड चेन के टॉप फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर है तो उसको वो ज्यादा एनर्जी हासिल होगा, जो हमने कुछ अभी समझ लिया, जान लिया। इतना चीज आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? है ना? अगर हुआ होगा तो यहीं पे आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज को हम लोग और जानते हैं। तो होता क्या है कि
किसी भी फूड चेन का लेंथ अलग अलग उसके कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कोई फूड चेन जो होंगे वो 2 होंगे, चाहे उससे अधिक ट्रॉफिक लेवल के हो सकते हैं, जिसमें अलग अलग जीव होंगे जो अलग अलग जीव को खा के अपना जीवन यापन करते हैं, और किसी किसी में कम होगा, है ना। और अगर किसी किसी फूड चेन जो है, बहुत सारे फूड चेन कभी कभी क्या होता है ना, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, है ना। बहुत सारे फूड चेन जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे, यानी जब फूड चेन के जो बीच का जो रिलेशनशिप होगा, इसमें बहुत सारे फूड चेन एक सीरीज वाइज होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फूड वेब। क्या बोलेंगे? फूड वेब। क्या बोलेंगे दोस्तों? फूड वेब। तो जो फूड वेब होगा वो क्या होगा, बहुत सारे फूड चेन का रिलेशनशिप होगा, जो कुछ इस प्रकार से आपके बुक में दर्शाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, बहुत सारे जीव हैं, है ना। जैसे कि ग्रास को माउस खा रहा है, ये माउस, ठीक है, ये इसको भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है। तो फूड वेब जो होता है, इसमें बहुत सारे फूड चेन होता है, जिसमें जरूरी नहीं है कि एक जीव को एक जीव खाएगा, उसमें बहुत सारे जीव होंगे जो एक दूसरे को अलग अलग जीव खाएंगे, फिर उन जीव को अलग अलग बहुत सारे जीव खाएंगे, ठीक है कि नहीं है। तो ये सब क्या है? फूड चेन। ये फूड वेब है जो जिसमें फूड चेन के बहुत सारे सीरीज होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए यहाँ पे जब किसी फूड चेन या फूड वेब को आप लोग नोटिस करोगे, तो आपने जाना होगा एक वो सीक्वेंस से बंधे हुए एक स्ट्रेट लाइन में है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो एनर्जी का जो फ्लो है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। क्या होता है? इट इज यूनिडायरेक्शनल, है ना। सबसे पहले एनर्जी कहाँ बनता है? ऑटोट्रॉप्स में। ऑटोट्रॉप से वो कहाँ जाता है एनर्जी? हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर से वो कहाँ जाता है? कार्निवोर्स में। कार्निवोर से वो कहाँ जाता है? वो जाता है डिकम्पोजर्स के पास। वो एक सीक्वेंस से बंधे हुए हैं, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ? हाँ, जरूर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको डाउट्स आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डाउट्स को आप लोग क्लियर कर सकते हो, आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो फिर इसमें कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये एनर्जी जो है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर जाता है, तो एनर्जी के लेवल कम होते जाता है, क्योंकि हर लेवल पे एनर्जी कितना % पास होता है? ओनली 10%, ठीक है। अब यहाँ पे आपके बुक में फिर यहाँ पे आपको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बेस पर दिया हुआ है ना। अब लोग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बेस पर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक दो चीज और जानते हैं। क्लास 9th में आपने जाना था कि हम लोग जब खेतों में जब क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें हम लोग ना बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, चाहे बहुत सारी चीज डालते रहते हैं क्रॉप्स में, और जो क्रॉप्स होता है वो उन सभी चीजों को वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्या करता है? उन सभी चीजों को वो एब्जॉर्ब करता है ना, जिससे सारा चीज क्रॉप्स में डालता है। पेस्टिसाइड्स डालते हैं क्योंकि वो डिसीजेस से, है ना, अपने आप को बचा सके, है ना। फिर यही अगर मान लीजिए कोई उसके क्रॉप्स में कोई नदी तालाब है, तो सारे केमिकल्स नदी तालाब में जाता है, तो वहाँ पे वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, क्योंकि हम लोग सॉइल में बहुत सारे केमिकल्स डाले हैं। और यही सारे चीज वाटर बॉडीज में जाता है, तो एक्वेटिक प्लांट्स में भी जाता है। फिर एक्वेटिक प्लांट्स को दूसरे जीव खाते हैं, मछलियाँ खाती है, तो मछली में वो केमिकल जाता है। फिर उन मछलियों का अगर हम सेवन कर लिए, है ना, तो फिर वो हमारे बॉडी में केमिकल जाएगा, है ना। तो ये सारे चीज जो होते हैं, ये सभी चीज होते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आपको एक टेबल दिया कि जिसमें सनलाइट है, सनलाइट से प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, हमने डिस्कशन कर चुका है। अभी हम लोग ये वाला जो देख रहे थे इसको हम लोग देखते हैं। अब होता क्या है कि जब भी हम फूड चेन की बात करें, तो ये सब जितने भी केमिकल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट को कोई क्रॉप है, क्रॉप को गॉट खाया, गॉट को ह्यूमन खाया। तो अगर एक्वेटिक में भी तो होते ही, अगर मान लीजिए कोई नदी तालाब से वो है कनेक्टेड है वो क्रॉप फील्ड, तो सारा केमिकल्स नदी तालाब में एक्वेटिक प्लांट्स में आता है, फिर एक्वेटिक प्लांट्स में मछलियां में जाता है, वो चीज को समझ में आता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा लैंड बेसिस पे बात करते हैं। तो जैसे मान लो कोई किसान है, कोई फार्मर है, उसने खेती किया, उसने क्रॉप पे फर्टिलाइजर डाले, बहुत सारे केमिकल्स डाले, वीडीसाइड्स डाले, पेस्टिसाइड्स डाले, और अलग अलग किस्म के केमिकल्स डाले। वो केमिकल्स को कौन खाया? गॉट खाया। जरूरी थोड़ी कि गॉट एक ही टाइप के केमिकल्स का सेवन करेगा, एक ही टाइप के क्रॉप को खाएगा, वो तो बहुत सारे क्रॉप को खाएगा, और सभी क्रॉप्स में केमिकल्स है, तो सभी का केमिकल्स किसके पास है? गॉट के पास। फिर उस गॉट को कौन खाएगा? ह्यूमन, इंसान खाएगा, मटन इंसान खाता है। तो जब वो नॉनवेज का सेवन करेगा, तो जरूरी थोड़ी है कि एक ही गॉट है, एक ही गॉट को इंसान खाएगा। इंसान तो बहुत सारे बकरियां गॉट को खाएगा, तो उनका सभी के केमिकल इंसान के पास जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फूड चेन की हम लोग बात करते हैं तो फूड चेन के हर ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा केमिकल्स उसके अगले ट्रॉफिक लेवल पर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आउटर सबसे लास्ट ट्रॉफिक लेवल पर है तो उसके बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे कम एनर्जी होगा क्योंकि एनर्जी 10% पास हो रहा है, और सबसे ज्यादा केमिकल का कंसंट्रेशन इंसान के बॉडी में होगा। कहा जाता है कि एक इंसान हर साल कम से कम 250 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर का सेवन करता है, अप्रोक्स एक मुट्ठी केमिकल का हम लोग सेवन करते हैं हर साल, क्योंकि हर साल हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं और है ना, फिर अलग अलग तरीकों से क्रॉप, इंसान तो गॉड को भी खाया फिर डायरेक्टली क्रॉप को भी खाएगा, तो ये सब चीज से भी है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें ये सब जितने भी केमिकल्स होते हैं ये एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा हो जाते हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर, ठीक है। और जब किसी भी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग जो होता है सबसे ज्यादा केमिकल का सेवन करता है क्योंकि वो फूड चेन के सबसे अंतिम लेवल पर, सबसे टॉप लेवल पर, सबसे लास्ट लेवल पर है। तो ये जो कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स एक्यूमुलेटेड इन लास्ट ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिजम्स, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, नहीं तो बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन नहीं तो बायो मैग्निफिकेशन। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, हो गया ना, इसमें ये होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट आपको इजीली समझ में आया होगा, है ना, और हमने चीज को देखा होगा। तो हम लोग पार्ट 1 को यही एंड करते हैं, जितना हमने पढ़ा इसको यहाँ तक। इन सभी चीजों को आप लोग रिवीजन कीजिएगा, इसको समझिएगा। तो हम लोग जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।